राहुल गांधी का विदेश दौरा हो और देश में सुर्खियां ना बने, ऐसा होता नहीं है। इस बार फॉर अ चेंज राहुल ने वही बोला जो वो देश में बोलते रहे हैं, जैसे देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। निशाने पर बीजेपी आरएसएस रही। इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखें या ना देखें, पर कंसिस्टेंसी बराबर है। अब सवाल यह है कि इस बार राहुल ने सिर्फ वार किया या फिर दुष्प्रचार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। लोकतंत्र पर हमला क्या है, कौन कर रहा है? राहुल के आरोप सही है तो जवाब सामने है, लेकिन अगर झूठे हैं तो फिर राहुल गांधी खुद लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। राहुल बोले तो जाहिर है बीजेपी को भी बोलना ही था, बोला भी और हल्ला भी बोला। विदेशी ताकतों के हाथ में रिमोट कंट्रोल की बात तक कह दी, लेकिन फिर इस पर सरकार खुद घिर जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार राहुल ने देश का अपमान किया है? और सवाल यह भी कि जिसे सरकार विदेशी हाथों का मोहरा बताती है, उसे वीजा से लेकर तमाम सहूलियत क्यों देती है और जेल क्यों नहीं भेज देती है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की ओर से डॉक्टर चेतन राज पुरोहित हैं, कांग्रेस की ओर से संदीप कलवानिया और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। चेतन भाई, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। इस बार राहुल ने देश का अपमान कैसे किया? वो तो सारी चीजें वही बोल के गए जो देश में बोल ही रहे हैं वो लगातार, कुछ नया नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी है ना, जो यहां बोला वही वहीं बोला। फिर देश का अपमान कैसे है? प्रभु जी, मैं कई बार सोचता हूँ कि राहुल गांधी जी को विदेशी यूनिवर्सिटी बुलाती क्यों नहीं? ऐसी क्या विशेषता राहुल गांधी जी में जो विदेशी यूनिवर्सिटी बुलाती है बच्चों से इंटरेक्शन करवाने के लिए? कांग्रेस में एक से एक बड़े विद्वान व्यक्ति है। मनीष तिवारी जी है, जयराम रमेश जी है, सतीश तरूर जी है, पी चिदम्बरम जी है, जो अपने अपने सब्जेक्ट के ज्ञाता है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी ज्ञाता है। और मैं कई बार देखता हूँ भारत के विश्वविद्यालयों में राहुल गांधी जी को क्यों नहीं बुलाया जाता? इवन कांग्रेस शासित प्रदेश जो है, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, मैंने कभी भी पिछले 10 सालों में राहुल गांधी जी को कभी दीक्षांत समारोह में जाते हुए, बच्चों से इंटरेक्शन करते हुए, दीक्षांत समारोह में उनके होने का लॉजिक नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स इंटरेक्शन उनके कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में हुए हैं, खासकर साउथ में। आता हूँ। अगर हुए हैं तो वहाँ क्वेश्चन भी उनसे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने कल भी एक डिबेट में कहा था, देश की सरकार की खिलाफत करना, उनकी कमियां गिनाना कोई दिक्कत नहीं है, एलओपी का काम है। कहीं भी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, किसानों की समस्या है, घर में उनका बोलना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। विदेश में जाके बोले तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उनको लगातार जब विदेश जाते हैं राहुल गांधी जी, तब वो क्या करते हैं? बेल्जियम सितंबर 2023, लंदन मार्च 2023, सिंगापुर मार्च 2018, बहरीन जनवरी 18, अमेरिका 2017, 28 सितंबर 23। चुनाव आयोग के बारे में मैं एक बात कहता हूँ सर, वो बहुत बड़ी फहरिस्त है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बात जानता हूँ, राहुल गांधी जी संविधान की कॉपी आजकल हाथ में रखते थे, अब नहीं रख रहे कई दिनों से। क्या पता संविधान से प्रेम था या अब है या नहीं है, लेकिन जिस संविधान की राहुल गांधी जी बात करते हैं, उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं पर राहुल गांधी जी आरोप लगाने का काम करते हैं। और जब चुनाव आयोग ये कहता है कि आप एफिडेविट दीजिए, अपनी बात अगर सही है तो देखिए, चुनाव आयोग भी अति कर गया। चुनाव आयोग भी अति कर गया, इसमें चेतन भाई कोई दोहराए नहीं है। एफिडेविट मांगने की जगह जांच की जानी चाहिए थी। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि भारत गरीब था, भारत में ये कुछ नहीं था, ये सब तो प्रधानमंत्री के दौर पर मोदी भी कई जगहों पर बोलकर आए हैं। तो मैं इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इस बार राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसमें देश का अपमान कहां है? इसी बात पे आता हूँ। राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर कहते हैं भारत में आजादी खतरे में है। राहुल गांधी यूरोपियन देशों और अमेरिका को कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आप हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? क्या ये देश की प्रशंसा हो रही है वहां पर? क्या देश का नाम रोशन हो रहा है? और सबसे बड़ी नहीं, तो जब मोदी ये कहते हैं कि भारत गरीब है और हम वहां पर आज भी बहुत से लोगों को राशन की किट मुफ्त में बांट रहे हैं, तो हम उसी छवि को तो लेकर आगे चल रहे हैं ना, तो फिर वो देश का अपमान क्यों नहीं है?
भारतीय जनता पार्टी ने कभी राहुल गांधी जी का जब भारत में बोलते हैं, चुनाव रैलियों में बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं ये सारी चीजें, कभी बात नहीं की, कभी विरोध नहीं किया, कभी अरे चर्चा हमेशा नहीं की। किया है चंदन भाई, कैसी लेकिन बात कर विदेश रहे की हैं आप। धरती पर जाकर देश को अपमानित करना, हाँ। आप क्या बात कर रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर को राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? ऑपरेशन सरेंडर। क्या ये देश का प्रचार करना था, देश का नाम रोशन करना था? क्या विदेश की राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, पर हमने ट्रम्प का कंडेमनेशन भी तो स्ट्रॉन्ग शब्दों में नहीं किया है, तो ये भी देश का नाम रोशन करना तो नहीं है। एक झूठे को हमने झूठा नहीं कहा, ये देश का नाम रोशन करना कैसे हुआ? नहीं, झूठे को झूठा करने में दिक्कत ही नहीं है। तो कहिए ट्रम्प को झूठा है। लोकसभा में नहीं बोलेंगे, स्टेट की विधानसभा में नहीं बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, करेंगे। ठीक है चेतन भाई, मैं एक्चुअली फर्स्ट राउंड में आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा था, और मैं संदीप कलवानिया जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा हूं। संदीप भाई, मतलब देखिए, मैं मानता हूं कि हाँ, राहुल में कंसिस्टेंसी तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो सुर्खियां बन रही हैं, देश के अपमान से उसे जोड़ा जा रहा है, वैसा कुछ मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि क्या सवाल ऑर्केस्ट्रेटेड है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हर बार एक ही तरह के सवाल घूम फिर कर उनके सामने क्यों आ रहा है? क्या सवालों की फहरिस्त कांग्रेस से भेजी जाती है कि यही पूछा जाए, या क्या होता है? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताऊं कि जो राहुल गांधी है वो देश के लोकप्रिय नेता हैं और वो नेता प्रतिपक्ष हैं और एक जिम्मेदार पद पे हैं। आप जो देखें कि उनका जो बयान था वो स्पष्ट बयान था, स्पष्ट कहा है कि जो आरएसएस की विचारधारा वो कायरता की जड़ है। उन्होंने बाकायदा सावरकर की एक किताब का हवाला दिया है, उसमें उन्होंने, सावरकर ने खुद ने लिखा है, उन्होंने उनके दोस्तों एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और वह दिन वह बहुत खुश महसूस किया। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि ये हमेशा कमजोर लोगों को वो पीटने का इनका काम है आरएसएस का, और उसी बात को उन्होंने बताया कि कमजोर लोगों को दबाते हैं, उनपे शोषण करते हैं, और उस बात को लेकर उन्होंने बयान दिया। तो इसमें देश की जो छवि की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी धूमिल नहीं। उन्होंने लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक है संदीप भाई कि कहीं किसी सवाल में उन्होंने आईसिस को घुसाने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान के आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश नहीं की। मैं बताऊं जो वहां टॉपिक जो आरएसएस का था उस पे उन्होंने विस्तार से वक्तव्य दिया है। जो आज की परिस्थितियां देख लें, जो आरएसएस की जो गतिविधियां हैं, आपको मैं फेरियत से बताऊंगा शुरू से। आपको आप देखें कि अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए आरएसएस का था, तिरंगे का बहिष्कार आरएसएस ने किया, आजादी के महानायकों नफरत के लिए आरएसएस का बाबा साहब का, अब सब आरएसएस ने कहा संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया। प्रणब मुखर्जी नागपुर गए थे पहले आतंकवादी और गांधी के हत्यारों को प्रेरित करने का काम आरएसएस। संदीप भाई 2 सेकंड, संदीप भाई 2 सेकंड, संदीप भाई सुनिए ना 2 सेकंड। मैं कह रहा हूँ प्रणब मुखर्जी गए थे ना नागपुर? हाँ गए। तो प्रणब मुखर्जी ने गलत किया था? नहीं, वो जब वो कांग्रेस में थे उसके बाद में गए थे, है ना। और वो उस मामले को लेकर उस वक्तव्य में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मगर जो राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ प्रणब मुखर्जी खड़े क्यों हुए? वो निश्चित रूप से देश में जो आज की हालात है उनको विदेश में बयां कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने ये कहा राहुल जो देश में बोल रहे हैं वही उन्होंने वहां जाकर बोला, इसमें नया कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल ऑर्केस्ट्रेटेड थे, लेकिन राहुल जब आरएसएस के बारे में बोल सकते हैं, उनसे दो सेकंड संदीप भाई, उनसे जो सवाल पूछा जाता है उसमें वो अपने मन की कोई भी बात घुमा के घुसा लेते हैं, तो उसमें आईसिस या पाकिस्तान का आतंकवाद इस तरह की बातें क्यों नहीं आती? निश्चित रूप से हम भारत में और भारत के बाहर भी लगातार हम कह रहे हैं कि जो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो सरेंडर किया विदेशी ताकतों में, जो अभी ये कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल विदेश में है राहुल गांधी जी का, पर हमने ये भी तो कह सकते थे ना कि पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो पहलगाम में किया, ऑपरेशन सिंदूर जो था उसमें हमारी सेना ने बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत अच्छा। नहीं, और पाकिस्तान जनित आतंकवाद पर उन्होंने कुछ क्यों नहीं जोड़ा? एक झूठा आदमी जो डोनाल्ड ट्रंप था, जो वो तो मैंने पूछ लिया संदीप भाई, मोदी जी जो अपना फ्रेंड बता रहे हैं, चुनाव प्रचार करके आ रहे हैं, वो सरकार उनकी बना रहे हैं। ठीक है, अब तक आप देखें उन्होंने 2500 बार से ज्यादा बार ये कह दिया कि मैंने उनका ऑपरेशन नहीं फिर तो देखिए फिर देखने का नजरिया तो ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के अंडर में कांग्रेस 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी हो, वो एक तिनके का सहारा ढूंढ रही है, और तिनका यह है कि किसी तरीके से विदेश में जाकर कुछ बोल दो। आज नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस बौखलाहट में है जो मोदी जी आज सत्ता में बैठे हैं, वो वोट चोर की वजह से बैठे हैं, और पूरे
दिए हैं, ठीक मगर है। उसमें आप देखें तो जिस मामले में चुनाव आयोग को आना चाहिए था, ठीक है। उस मामले में भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में आ रही है। तो आप देख लेना निश्चित रूप से देश को कमजोर कौन कर रहा है, देश नहीं, को पर बदनाम चुनाव कौन कर आयोग रहा है। जब आपको ओपन प्रधानमंत्री जी डिबेट्स के लिए या कुछ 1500 साबित करने के लिए तरह बुलाता है, आप 1500 पहुंचते तरह नहीं के है। बयान दे चुके हैं प्रधानमंत्री जी कि आज भी गरीबी है, वहां पर हम राशन किट बांटते हैं। तो ये क्या देश का अपमान नहीं है? ठीक है संदीप भाई, तो निश्चित रूप मैंने से उसको अपने सवाल में जोड़ा था, इसलिए मैं लगातार आपको आप बीच में देखें। रोक रहा हूं। क्योंकि मैंने जब बीजेपी से ये सवाल पूछ रहा था, मैंने उसको अपने सवालों में जोड़ा था, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अब मैं एकलव्य को शामिल कर रहा हूं। एकलव्य, क्या आपको लगता है कि इस बार, पूर्व की बारों पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस बार आपको कहीं देश का अपमान नजर आया? मुझे नहीं आया। नहीं स्वप्निल जी, एक्चुअली क्या समस्या क्या हो जाती है कि देखिए राहुल गांधी जी जो हैं वो हमारे देश के अब विपक्ष के नेता हैं, संयुक्त विपक्ष के नेता हैं। तो समस्या ये नहीं है कि वो सरकार का या मतलब बीजेपी का विरोध करते हैं, वो तो उनका अधिकार ही नहीं दायित्व भी है, उनको करना ही चाहिए। परंतु क्या हो जाता है स्वप्निल जी कि जो आप जिन पॉइंट्स पे, मुझे ऐसा लगता है कि जिन पॉइंट्स पे आप विरोध करते हो वो आपके स्वयं के आचरण में भी दिखाई देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज जो उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म की या उद्योगपतियों के देश बेच देने की जो बात कही, अब जैसे एक सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो अडानी को लेकर बात होती है। तो आप कांग्रेस पार्टी के लीडर हो, यहाँ अपन राजस्थान की धरती पे बैठे हैं, आपको भी पता है कि पिछले अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में यहाँ पे 60,000 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स उन्हें आवंटित किए गए थे। छत्तीसगढ़ अगेन भूपेश बघेल के अंडर में उनको कितने सारे वहाँ पे माइनिंग के प्रोजेक्ट्स दिए गए थे। तो अब आप एक तरफ किसी को करप्ट बता रहे हो और कह रहे हो कि मतलब ये तो इसके नाम देश बेच खाया है, तो आप उसी को प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हो? सेकंड पार्ट, एक उन्होंने मुद्दा उठाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स छोटा सा का। ऐड करना चाह रहा हूँ जी। इसमें, छोटा सा ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि पहली बार उन्होंने चीन को केंद्रीकृत और एक रूप प्रणाली वाला देश भी कहा। बिल्कुल नहीं स्वप्निल जी, मैं तो बस वो बता रहा हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि अगर आप वो यदि बोलो तो वो आपके स्वयं के आचरण में दिखना चाहिए, नहीं तो मैसेज गलत जाता है। एनालिसिस के टाइम पर हम उसको देश का अपमान तो नहीं कह सकते। देश का अपमान मैं कह ही नहीं रहा, मैं तो जो अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी बात करी, ठीक है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करी तो कि बीजेपी की सच्चाई सामने आ गई, ये आ गई। अरे भाई, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कई सिमिलर कंपनीज को आपने क्यों लिए थे उनसे पैसे? अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के प्रिंसिपली उस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे तो आप क्यों, आपकी पार्टी क्यों हजारों करोड़ ले रही थी? तो स्वप्निल जी होता क्या है कि यदि अगर आपके आचरण में वो नहीं दिखाई देगा जो कि आप सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हो, तो जनता को क्या लगता है कि फिर ये तो मतलब बस बोलने के लिए बोल रहे हैं या देश की राहुल गांधी से अनयूजुअल ऑपोजिशन। सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं तो उनके अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है वो किसी भी कंट्री में जाता है तो उनसे रेसिज्म के सवाल होते हैं, उनसे वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट के सवाल होते हैं। खासकर मुझे बहुत अच्छे से याद है जब इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड में 2007-2008 में थी, उस वक्त वहां की कुछ कंपनीज की मनमानी को लेकर बहुत से सवाल दूसरे देशों में उनके लीडर से पूछे गए थे। बिल्कुल। तो क्या उसी तरह के सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं राहुल से? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने देखा होगा कि माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने एक सावरकर को लेकर एक बात बोली, सुना आपने? ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी की दादी जी नहीं, उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे सावरकर जी पे आपको ध्यान होगा शायद कि एक लेटर लिख के बकायदा उनको रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया भी कहा था और उनके नाम से एक पोस्टेज स्टैंप भी जारी किया था। तो क्या वो अपनी दादी जी से डिसएग्री करते हैं? तो ये क्लियर कर देना चाहिए। दूसरी बात स्वप्निल जी, जो अभी आपने जो बात पूछी उसी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन लोकतंत्र को तो मतलब आप बचा रहे हो या मार रहे हो जब आप ये कह रहे हो कि मतलब एक चुनी हुई सरकार है देश में और उस चुनी हुई सरकार के विरुद्ध आप बोलते हो कि अभी कहा माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने कि वोट चोरी से बनी है। तो भाई वोट चोरी से अगर बनी है तो आप साबित करोगे ना। पहले ईवीएम की बात चलती थी तो चुनाव आयोग ने आपको कई बार इनवाइट करा, आप उसमें जाते, पार्टिसिपेट करते। सिमिलरली इस बार डेटा की बात हो रही है तो जो आपसे डिस्कशंस या एफिडेविट पे जो मांगा जा रहा है वो फैक्ट्स आपको टेबल पे रखने पड़ेंगे ना जनता के सामने। एफिडेविट मांगना है ये, देखिए अगर मेरे पास कोई आरोप है और मैं पुलिस थाने पे पहुंच रहा हूं तो जांच पुलिस करेगी। मैं तो आपसे अग्री कर रहा हूं स्वप्निल जी कि प्रिंसिपली मैं भी मानता हूं कि वो संयुक्त विपक्ष के देश के नेता हैं, तो अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। परंतु
आप देखिए कि जो एक नेता का परसेप्शन कैसे बनता है जनता में, उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उसको इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है कि जो आरोप लगाया जा रहा है इसके पक्ष में तथ्य क्या है। ठीक तो है, वो तथ्य आपको पब्लिक डोमेन में अब रखने चेतन भाई पड़ेंगे। देखिए, अब सवाल थोड़े से मैं गंभीर कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपका ये मानना है कि विदेशी हाथों की कठपुतली है, उनका रिमोट कंट्रोल विदेश में है, इसका मतलब है कि राहुल गांधी विदेशी एजेंट है। अगर ये बात जग जाहिर है और सबूतों के साथ है तो उन्हें वीजा क्यों मिलता है, वो जेल में क्यों नहीं है? अगर वो देश का अपमान कर रहे हैं तो देशद्रोह का आरोप लगाकर उन पर कोई बीजेपी वाला उन्हें कोर्ट में क्यों नहीं घसीटता और देशद्रोही साबित क्यों नहीं करता? यही तो कंट्रोवर्सी है। राहुल गांधी जी कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता, और राहुल गांधी से ज्यादा कोई बोलता नहीं है। लोकसभा के अंदर 16-16 घंटे डिबेट होती है, कांग्रेस समय मांगती है, समय बढ़ जाता है। चेतन भाई आज आप क्या खाकर आए? मैं आपसे ऑफबीट पूछ रहा हूँ, आपने दोनों बार शुरुआत तंज से करी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमारे कांग्रेस के मित्र भी आरएसएस की बात कर रहे थे। राहुल गांधी जी को सपने में भी आरएसएस दिखता है। राहुल गांधी जी भूल गए के नाना जी गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को आमंत्रित किया था, क्या परेड में शामिल हो या देशभक्त संगठन है। सावरकर जी की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र चुनाव आया, इंडी गठबंधन मिलकर लड़ा था यूपीटी शिवसेना के साथ। सावरकर जी के बारे में क्या क्या इन्होंने वापस यू टर्न लिया वहां पर, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव था। अब आता हूँ वोट चोरी पे। वोट चोरी पे नहीं आई आप, मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं। मैं आपसे जब स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं तो प्लीज स्पेसिफिक जवाब दें। राहुल गांधी पर देशद्रोह का मामला बीजेपी तय क्यों नहीं करती? राहुल गांधी को वीजा क्यों देती है? राहुल गांधी देश का अगर विदेशी एजेंट है तो वो जेल के भीतर क्यों नहीं? अगर मैं विदेशी एजेंट होता चेतन भाई तो आप लोग मुझे छोड़ते क्या? मैं स्वप्निल जी, मैं एक लास्ट बात का जवाब देना था। हमारे कांग्रेस के मित्र भी वोट चोरी की बात कर रहे थे। राहुल गांधी जी इस्तीफा क्यों नहीं देते? इसकी ईवीएम से बने हैं। प्रियंका जी इसी ईवीएम से बनी है, सोनिया जी इसी ईवीएम से बनी है। कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में, आप चोरी का इस्तीफा क्या रिजाइन क्यों नहीं करती सरकार है आपकी? आप कहिए ना, नहीं मानते हम इसको, हम रिजाइन करते हैं पूरे सिस्टम से। क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आपकी कोर्ट है। अब मेरे सवाल पे आ जाए, केवल आरोप लगाना है। लेकिन चेतन भाई, 400 सीटों वाली पार्टी 4 सीट पर कैसे 40? लेकिन चेतन भाई आप मेरे सवाल पर आइए। नहीं चेतन भाई, अब आपको मेरे सवाल पर आना चाहिए। बात का जवाब देता हूँ। अब स्वप्न जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में आज भी जमानत पर है। अरे भाई आप लोग वीजा क्यों देते हो? ऐसा व्यक्ति जो बाहर जाकर देश का अपमान करेगा उसे वीजा क्यों देते हो? अगर वीजा नहीं देंगे स्वप्न जी अगर वीजा नहीं देंगे, ये कांग्रेस पार्टी अभी भी आप चाह रहे हो कि वो बाहर जाकर देश का अपमान करें? आप चाह रहे हो क्या कि राहुल गांधी बाहर जाकर देश का अपमान करें? राहुल गांधी जी का आईक्यू है कि विदेश में जाके वो क्या बोलते हैं उनको पता ही नहीं है देश का अपमान होता कैसे है। इन्हीं सेना का अपमान तो अभी कर रहे थे हमारे मित्र जो ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर बता रहे थे। कहां रोकेंगे आप इनको? ठीक है, अभी बोल रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र कि वो सरेंडर था। ठीक है भैया, आप देश की सेना का तो सम्मान करिए। ठीक है, अब लेकिन हाँ ठीक है, मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ संदीप भाई, 2-3 बातें हैं ना, देखिए आप लोगों को भी साबित करनी चाहिए। जैसे बहुत से धर्म खतरे में है। बीजेपी ने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगता है कि जैनिज्म या बुद्धिज्म खत्म हो जाएगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। नहीं 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं कांग्रेस से सवाल ले रहा हूँ। चेतन भाई 2 मिनट रुक जाइए। दूसरा संदीप भाई, मैं आपसे ये मैं पहला पॉइंट तो आपने सुन लिया। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने अमेंडमेंट्स आप लोगों ने किए उसके हिसाब से संविधान की मूल भावना तो कब की खत्म हो चुकी है, और आज आपके जो वादे हैं वो संविधान की मूल भावना को और डिस्ट्रॉय करने वाली है ना। जैसे हम आरक्षण का 50% कैप हटा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो लोकतंत्र को तो खतरा आपसे भी है। अगर आप आ गए तो भगवान जाने आप क्या कर देंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बातें नहीं है संदीप भाई, मतलब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। देखिए, आज जो नरेंद्र मोदी जी को जो गद्दी मिली हुई है, जो आज उनको देश का शासन चलाने का जो सौभाग्य मिला है, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने इतने सालों तक ये तो मैं संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखा। कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर कभी अटैक नहीं किया, उनका अतिक्रमण नहीं किया, उनको अपने अधिकारों से और वंचित नहीं किया। मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, आप चुनाव आयोग देख लें, चाहे ईडी देख लें, चाहे इनकम टैक्स देख लें। अब आप ईडी का देखें कि कितने मामले हुए हैं, इसमें कितने कांग्रेस के नेताओं पे रेड पड़ी है और कितने विपक्ष के नेताओं पे रेड पड़ी है। आप देखें कितने मामलों में विपक्ष के नेताओं पे। नहीं दूसरा, आपने मेरे सवाल को लिया नहीं है। नहीं, आप मुझे सरकार के वो कदम बताइए जिसमें जैनिज्म खत्म होगा, बुद्धिज्म खत्म होगा।
आप देखिए जर्नलिज्म तो आज पूरा खत्म है। आप देखिए कितने जो कौन कह पत्रकार रहा है? साथी हैं जो विपक्ष में बोलते हैं, हाँ। जो नहीं, विपक्ष में जर्नलिज्म बोलते हैं, कहाँ या तो खत्म है? उनको हटा दिया गया, आप या तो उनको हटा दिया गया, अगर कोई सही बात बोलता है तो उनको जेल की सलाखों में डाल देते हैं। नहीं, 2 सेकंड। निश्चित रूप से नहीं, संदीप भाई, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, किसी को कोई खतरा नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल पूरा खतरा। कहाँ खतरा है? आज देश में खतरा कांग्रेस के अस्तित्व को है। ऐसा माहौल बना रखा है, आप देखें। नहीं, मुझे एक ऐसा बड़ा अटैक बताइए सिखिज्म पर जो कांग्रेस ने नहीं किया पहले। आर्टिकल जो 19 अपने को देता है उस पर पूरी तरह से खत्म कर दिया इन्होंने। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सिखिज्म को एक वक्त कांग्रेस से खतरा था ना? सिखिज्म को एक वक्त कांग्रेस से खतरा था ना? ये तो जग जाहिर है। आज जो देश में व्यवस्थाएं हैं, जो आज देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, जनता को भ्रमित करना, गुमराह करना और झूठे वादे करना, और उनको तो फिर राहुल गांधी अच्छे टीचर नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं समझा पाए। फिर राहुल गांधी अच्छे टीचर नहीं है, वो किसी को 11 सालों में कुछ समझा ही नहीं पाए। जब ये 400 का नारा दे रहे थे तो 240 पे टिके, तो ये राहुल गांधी जी का ही नेतृत्व है। ठीक है, राहुल गांधी जी ने अपनी एक एक बात को जाके जनता तक पहुंचा। ठीक है, ये राहुल गांधी का कुशल नेतृत्व है, जो कि इनको आज बेसाखी को सारे सरकार चलानी पड़ रही है। ठीक है, जो 405 चुनाव आयोग ने सही किया ना, ठीक है, स्वीकार कर लिया स्वप्निल जी, स्वीकार कर लिया। जांच कराओ ना। आप दूसरी बात ये कह रहे थे, अभी हमारे बीजेपी के मित्र ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को ये पता नहीं कौन सी बात से अपमान होता है। तो आप ये तो तय कर लीजिए ना कि आप कौन सी बात से अपना अपमान होता है। राहुल गांधी जी देश की वास्तविकता जो सबके सामने बता रहे हैं, चाहे कोई सा मुद्दा हो, नहीं, लेकिन संदीप भाई क्या होता है ना कि घरों के भीतर कितनी झगड़े क्यों ना हो, मेहमान आता है तो उनके सामने गाने नहीं लग जाते हैं कि आज हमारे घर में ये हुआ, आज हमारे घर में वो हुआ। देख ले आप मामला जीएसटी में देख ले, जब राहुल गांधी ने पहले कह दिया। ठीक है, चलिए वो उस वाली बात पर मैं अभी नहीं हूं, उस पर मैं काफी बातचीत कर चुका हूं। एकलव्य, मैं एक तो क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं इस डिबेट का। ओपनिंग आपने मेरी सुनी थी, तो आप सारे पॉइंटर्स जानते हैं इस डिबेट में हमने क्या यूज किए हैं। क्लोजिंग कमेंट क्या होगा? देखिए, एक अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि मोदी जी को जो सौभाग्य मिला इस देश की सत्ता को संभालने का, वो कांग्रेस की देन है। इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि यदि जो यूपीए 2 के समय जो उनका कार्यकाल रहा, उससे जो धारणा अगर यदि ऐसी नहीं बनती तो मोदी जी को ऐसा मैंडेट नहीं मिल सकता था। दूसरी बात स्वप्निल जी जो एक नोट करने वाली है, वो भी मतलब मेरे हिसाब से बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक बात कही गई, मतलब आप देखिए कि कितना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है कि अभी इन्होंने एक तरफ तो ये कहा क्रोनी कैपिटलिज्म की वो बात कर रहे हैं वहाँ पे जाके, जिसमें स्पेसिफिकली इतने वर्षों से अडानी की बात हुई जा रही है, सुना ही होगा आपने। अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ पे जैन धर्म को खत्म कर दिया गया है, जैनियों को खत्म कर दिया गया है। अडानी क्या है? अडानी जैन ही है भाई। ये जो बड़े बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट की बात करते हैं वो खुद जैन है, तो जैन को कैसे खत्म कर दिया गया है? तो मेरे ख्याल से मतलब कोई ये स्वप्निल जी, इट बॉइल्स डाउन टू दिस ओनली कि आप जब कोई आरोप लगा रहे हो तो उसका कोई सिर पैर होना चाहिए। आप बस मतलब जिसे कहते हैं ना एक हिट एंड रन, कि आपने एक आरोप लगाया और आप बस विश्वास करो कि कम से कम कोई हमारा वोट बैंक है जो उसको विश्वास करके और हमारे पे स्टिक करेगा। अल्टीमेटली जनता बहुत समझदार है देश की, अगर आरोप लगाया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसके मतलब फेवर में जो तथ्य पेश कर रहे हो, फैक्ट्स दे रहे हो, वो जनता को समझ में आने चाहिए। अदरवाइज नैरेटिव तभी सेट होता है जब उसके पीछे कुछ ठोस सबूत या मतलब एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, कम से कम एक प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए। एक छोटी सी बात कह के अंत करूंगा स्वप्निल जी, कि ये मैं नहीं समझता कि इस तरह से कहना चाहिए कि राहुल जी कोई एंटी नेशनल हैं या वहां पे जाके देश का अपमान कर रहे हैं। परंतु देखिए होता क्या है, मतलब सम एंड सब्सटेंस ये है कि जब आप ऐसा करते हो तो और आप उसको बिल्कुल ही साबित नहीं कर पाते तो धारणा ऐसी बनती है, क्योंकि आपने कहा कि भाई मतलब लोकतंत्र में वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ आप उसको साबित नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अपील क्या कर रहे हो कि जेन जी को नेपाल की तरह सड़क पे आ जाना चाहिए, तो धारणा क्या बनेगी? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।